अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी सोचा है कि आपके पड़ोसी ने अपनी जायदाद बेच दी और आपको कानो कान खबर तक ना हुई? आज हम एक ऐसे ही बड़े अहम कानूनी हक यानी हक़ शुफ़ा पर बात करने वाले हैं। ये वो हक है जहां एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी तफसील भी आपको आपकी पसंद की प्रॉपर्टी दिलवा सकती है, या फिर आप ये मौका हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये मालूमात वाकई आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकती हैं। तो जरा इस सूरत हाल को तसव्वुर करें। आपके पड़ोसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और आपको पता चला जब सब कुछ हो चुका था। अब सवाल यह है कि क्या इस सूरत हाल में कानूनी तौर पर कोई रास्ता है, कोई तरीका है कि आप इस जायदाद पर अपना हक जता सकें? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, इसी हक को कानून की जुबान में कहते हैं हक़ शुफ़ा। अब बहुत ही सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई प्रॉपर्टी बिक रही है तो कानून आपको दूसरे खरीदारों पर एक तरह की बर्तरी, एक प्रायोरिटी देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, ये हक आपको खुद ब खुद नहीं मिल जाता। नहीं, इसे हासिल करने के लिए एक ख़ास कानूनी तरीक़ेकार है जिस पर अमल करना पड़ता है, और अगर इसमें सिर्फ एक भी कदम गलत हो गया ना, तो आप ये मौका गंवा देंगे। तो चलें इस बात को मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के एक बिल्कुल हकीकी केस को देखते हैं। ये केस है मकसूद अहमद बनाम खालिद महमूद का। ये बिल्कुल एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जिसने अपने पड़ोसी की बिकी हुई जायदाद पर हक़ शुफ़ा का दावा तो किया, लेकिन कुछ बहुत ही बुनियादी गलतियों की वजह से वो अपना केस हार गए। ये केस हमें सिखाता है कि कानूनी तकाज़ों को पूरा करना कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हक़ शफ़ा का दावा करने के लिए ना कानून में 3 लाजमी शराइत हैं। आप इन्हें 3 मुतालिबात भी कह सकते हैं, और ये इतने अहम हैं कि इनमें से किसी एक को भी अगर नज़रअंदाज कर दिया तो इसका सीधा मतलब है कि आपने अपना हक़ खो दिया। तो आइए देखते हैं कि ये 3 इक़दामात हैं क्या। सबसे पहला कदम है तलब मवासिबत। इसका मतलब है फौरी मुतालबा, यानी जिस लम्हे आपको फ़रोख्त का पता चले उसी वक्त फ़ौरन आपको अपना इरादा ज़ाहिर करना है। दूसरा है तलब इशहाद, यानी अब आपको गवाहों की मौजूदगी में अपना वही मुतालबा दोहराना है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, अदालत ने बाकायदा केस फाइल करना। अब देखें, इन तीनों मराहिल में वक्त और सही तरीक़ाकार की पाबंदी बहुत ज़्यादा अहम है। ज़रा सी भी देर या कोई छोटी सी भी गलती आपके पूरे दावे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। और सच पूछें तो यही वो मकाम है जहां लीगल ब्रिज LLP जैसी किसी माहिर फर्म की कानूनी रहनुमाई एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। अच्छा, अब वापस आते हैं मकसूद अहमद के केस की तरफ और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका दावा अदालत में इतना कमज़ोर पड़ गया और आखिरकार नाकाम ही हो गया। देखें, केस में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी कमज़ोरी सामने आई ना, वो थी तलब मुआसबत के वक्त में, यानी पहले मुतालबे के टाइम में। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि उसे शाम 5 बजे फ़रोख्त का पता चला, लेकिन मज़े की बात यह कि उसके अपने ही गवाह ने अदालत में कह दिया कि ये बात तो शाम 4 बजे हुई थी। अब आप सोचें, सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क, लेकिन अदालत के लिए ये बहुत बड़ा फ़र्क था, क्योंकि कानून कहता है फौरी मुतालबा, और यहाँ तो वक्त पर ही इत्तफाक नहीं था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने इस 1 घंटे के फ़र्क को कितना सीरियस लिया। देखें, कानून का असूल है कि जब आपके अपने ही गवाहों के बयानात एक दूसरे से ना मिल रहे हों तो आपके पूरे केस की बुनियाद ही हिल जाती है। इसी तज़ाद की वजह से अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वो ये मान ही नहीं सकती कि तलब मुवासबत यानी पहला मुतालबा कानून के मुताबिक फौरी तौर पर किया गया था। तो एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी कानूनी केस में मजबूत और एक जैसे कंसिस्टेंट शवाहिद ही कामयाबी की ज़मानत होते हैं। लेकिन केस की मुश्किलात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जब मामला दूसरे मुतालबे यानी तलब इशहाद तक पहुंचाना, तो वहां भी कानूनी तरीक़ाकार में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां सामने आ गईं। जो कानूनी नोटिस भेजा गया था उसमें एक नहीं कई संगीन खामियां थीं। पहली बात, खरीदार की वल्दियती गलत लिख दी गई। दूसरी, नोटिस को रसीदी डाक या एक्नॉलेजमेंट ड्यू के बगैर भेजा गया, जो कि इस बात का सबूत होता है कि नोटिस दूसरे फरीक को मिल भी गया है या नहीं। और शायद सबसे बड़ी गलती, खरीदार तो था दुबई में और नोटिस भेज दिया गया उसके गांव के पते पर। अब ये बज़ाहिर छोटी छोटी तकनीकी गलतियां लगती हैं, लेकिन यही मिलकर एक बहुत बड़ा मसला बन गई। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे एक मोहतात कानूनी जांच पड़ताल के जरिए आसानी से बचा जा सकता था, और लीगल ब्रिज LLP जैसी फर्म्स बिल्कुल ऐसे ही दस्तावेजी खतरात से बचाने में महारत रखती हैं। और फिर एक और बहुत बड़ी खामी थी जिसकी निशानदेही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का ये हिस्सा करता है। जज साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के लिए ये लाजमी था कि वो नोटिस तैयार करने वाले वकील का बयान बतौर गवाह कलमबंद करवाता, जो इस केस में नहीं किया गया। यानी अदालत ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि जिस वकील ने यह कानूनी नोटिस बनाया था
اسے عدالت میں بطور ایک گواہ پیش کرنا ضروری تھا تاکہ نوٹس کی تیاری اور بھیجنے کا عمل ثابت کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی کیونکہ اس کے بغیر نوٹس کی قانونی حیثیت ہی مشکوک ہو گئی۔ ایک تجربہ کار قانونی ٹیم جیسے لیگل برج LLP کے ماہرین عام طور پر اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ تو ان تمام کمزوریوں اور قانونی خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آتے ہیں اصل بات پر۔ لاہور ہائی کورٹ نے آخر اس کیس کا کیا فیصلہ سنایا؟ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بہت واضح طور پر لکھا کہ درخواست گزار مطلوبہ طلبات کی انجام دہی کو ثابت نہیں کر سکا کیونکہ اس کے گواہان ان کے لازمی اجزاء کو قائم کرنے میں ناکام رہے، جو کہ قبل از وقت قبضے کے لیے ڈگری حاصل کرنے کی پیشگی شرط ہے۔ یعنی بالکل صاف الفاظ میں وہ قانون کی بنیادی شرائط ہی پوری نہیں کر پایا۔ تو نتیجہ بالکل صاف تھا، دعویٰ خارج۔ صرف چند چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی نظر آنے والی غلطیوں کی وجہ سے درخواست گزار اپنا اتنا بڑا قانونی حق کھو بیٹھا۔ یہ کیس ایک بہت سخت یاد دہانی ہے کہ حق شفا کے قانون میں کسی بھی قسم کی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر اس پورے کیس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خاص طور پر وہ لوگ جو جائیداد کے مالک ہیں یا اس فیلڈ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سبق ہیں؟ یہ کیس ہمیں مستقبل میں ایسی ہی غلطیوں سے بچنے کے لیے بہت اہم رہنمائی دیتا ہے۔ تو اس کیس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق شفا کے معاملات میں پروسیجر پر 100% عمل کرنا لازمی ہے۔ آپ کے ثبوت، آپ کے گواہوں کے بیان، آپ کے قانونی کاغذات، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک جامع قانونی اسٹریٹجی جو لیگل برج LLP جیسی کسی تجربہ کار فرم کے ساتھ مل کر بنائی جائے، وہ کامیابی کے لیے صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جائیداد کے معاملات میں قانون کی باریکیوں کو سمجھنا اور ان پر پوری طرح عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ سب کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات اہم لگی ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہاں، ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے لیگل برج LLP جیسے ماہر ادارے سے پروفیشنل گائیڈنس حاصل کرنا ایک بہت ہی ذمہ دارانہ اور سمجھداری کا قدم ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong, grow global. Start today.